बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज सुबह ना मैं कुछ एक दो काम कर रही थी, अपना मेकअप निकाल रही थी, तैयार होने के लिए चीज़ें कर रही थी, तो मैं वैसे ही अपने हाथों को देख रही थी और मुझे एकदम से ख्याल आया कि एक वक्त था जब इन्हीं हाथों से हम कलम पकड़ते थे और सबसे पहले तो पेंसिल पकड़ा करते थे और पेंसिल से लिखना शुरू किया। अच्छा, फिर छोटे छोटे चॉक बोर्ड्स होते थे तख्ती की तरह के, और उसके ऊपर चॉक के साथ इंसान लिखना शुरू करता था। बच्चों को हम इसी तरह सिखाते थे, हम लोगों ने भी स्कूल में ऐसे ही सीखा। और आज इन्हीं हाथों के अंदर ये डिवाइस आ गई है। वैसे अगर आप मुझसे सच पूछे तो मुझे तो वैसे भी लिखने का बहुत शौक़ है, एज एन मतलब पेंसिल या पेन के साथ। तो आप अक्सर नोट करेंगे कि मैं आपको ये दिखाऊं कि मैंने जो फ़ोन भी रखा है वो रखा है जिसके साथ पेन होता है, क्योंकि मुझे राइटिंग जो है मैं वो प्रेफर करती हूँ। तो ये देखें ना, जैसे इसके ऊपर लिख लेते हैं, तो अक्सर जब मैंने नोट्स वगैरह बनाने होते हैं तो मैं लिख के बनाती हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि ये जो हम लोगों की आदत होती है लिखने की, जो नई जनरेशन है जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं, और उनके बाद जो जेन अल्फ़ा भी आ गई है, उनमें लिखने का, फिज़िकली एक पेन और पेंसिल पकड़ के राइटिंग करने का रुझान ही ख़त्म हो गया, क्योंकि दुनिया चली गई है टाइपिंग की तरफ। हर चीज़ जो है वो टाइप होके लिखी जाती है और छोटे छोटे बच्चे भी अब अपनी असाइनमेंट्स जो है वो टाइप करके हैंड इन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला आता है व्यूअर्स, और वो काफ़ी बड़ा मसला है कि जब हम छोटी उम्र पे 1 डेढ़ साल 2 साल पे जब पेंसिल वगैरह हमें पकड़ाई जाती है ड्राइंग के लिए, कलरिंग वगैरह के लिए कलर पेंसिल्स पकड़ा देते हैं, क्रेयॉन पकड़ देते हैं, तो वो जो एक उंगली और कलम की जो एक कॉम्बिनेशन होती है और आपके दिमाग को जो मैसेजेस जा रहे होते हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब आप कलम से चीज़ें लिखते हैं तो आपकी हैंड आई यानी कि आपकी हाथ और आंख की कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर होती है। जब हम माइलस्टोन्स की बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों के माइलस्टोन्स में लिखना पढ़ना ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसमें हैंड आई यानी कि हाथ और आंख की कोऑर्डिनेशन बड़ी अहम होती है। अच्छा, पहले वक्तों में सिर्फ लिखाई नहीं की जाती थी, सिर्फ लिखते नहीं थे, बल्कि खुश खत लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता, यानी कि अच्छी हैंड राइटिंग बड़ी मैटर करती थी। और स्कूल में हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा, जिसकी पूरा महीना या पूरा हफ्ता हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी रहती थी, उसको कोई ना कोई, जैसे कि मतलब बेस्ट राइटर का अवार्ड मिलता था या स्टार मिलता था या उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलते थे। सो राइटिंग बड़ी अहमियत रखती थी। सो आज मैं 2 किस्म की राइटिंग की आपसे बात करना चाहूँगी। एक तो कलम पकड़ के लिखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए, और वैसे भी इंसान की कंसंट्रेशन बहुत बेहतर होती है जब इंसान लिख के करता है। और मैं आपको एक बात बताऊं व्यूअर्स, जो इंसान लिख के याद करता है उसको चीज़ें याद भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो जाती हैं। देन राइटिंग की एक वो जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसके भी बड़े बेनिफिट्स हैं। फिर आ जाते हैं लिखना, कुछ ना कुछ लिखना। कुछ साल पहले, कोई अबाउट 12 ईयर्स अगो, 10-12 साल पहले, मेरे हस्बैंड आर्टिकल्स वगैरह लिखा करते थे मैगज़ीन्स के लिए, मतलब अखबारों के लिए, और वो पॉलिटिकल या एनालिसिस वगैरह या इस किस्म की चीज़ें लिखा करते थे। अच्छा, मेरी क्योंकि अक्सर दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे माशरे में क्या चल रहा है, उसके बारे में एक राय होती थी, ओपिनियन होती थी। तो एक दिन मैंने वैसे ही ना कुछ अपनी किसी एक चीज़ के बारे में मेरी राय थी, आई थिंक मतलब तरबियत के बारे में कुछ मैंने लिखा कि मतलब पहले वक्तों में तरबियत होती थी और फिर तालीम की बात होती थी। अब तालीम 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 और सिर्फ तालीम की बात होती है, तरबियत के ऊपर तो कोई तवज्जो भी नहीं देता। तो इसके ऊपर मैंने एक, वो जो कहते हैं ना, आई रोट अ पीस ऑन दैट, अंग्रेज़ी में कोई 1.5-2 पेज का। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि ये सबमिट क्यों नहीं कर देती? तो मैंने कहा ये सबमिट करने का क्या मतलब, मुझे इसका क्या बेनिफिट? मैंने कहा बेनिफिट नहीं, बट अगर एक राय है और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है और एक नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ लिखी है तो ज़रूर हमें इसको पब्लिश करने की कोशिश करो। खैर, मैंने 2-3 अखबारों को भेजी और वो एक्सेप्ट हो गई, और मैंने इस तरह ऑपेड जो है वो अखबारों में रेगुलर लिखना शुरू कर दिया। व्यूअर्स, उस दौरान मेरी याददाश्त इतनी बेहतर हो गई, मेरी स्पीकिंग स्किल्स बहुत बेहतर हो गई, और टू बी ऑनेस्ट व्यूअर्स,
एक डायरी की तरह जब मैं अपने आर्टिकल्स को लिखा करती थी, चाहे वो मतलब ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद से रिलेटेड कोई आर्टिकल होता, या ख़वातीन की मटर्नल हेल्थ, यानी कि जब ख़वातीन एक्सपेक्टिंग होती हैं या बच्चा प्लान कर रही होती है तो क्या चीज़ें होती हैं, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ हो गया, माशरे में जो बुराइयां हैं उससे रिलेटेड हो गया, वेरियस टॉपिक्स के ऊपर मैं लिखा करती थी। तो उससे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट हुआ और मेरे माइंड में जो बहुत सी कन्फ्यूजन्स थी उनमें क्लैरिटी भी आई। तो जो आज बात करने का बेसिक रीज़न है वो ये है कि देखें, लिखना, लिख के काम करना एक तो बड़ा ज़रूरी है, और बच्चों को इवन दो आजकल हर चीज़ कंप्यूटर्स, टैब्स, डिवाइसेस पे आ गई है, लेकिन वो लिखने का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो हमें लिखना ज़रूर चाहिए फिज़िकली। फिर लिखना अपने जहन को एंगेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूअर्स, और कुछ नहीं तो डेली एक डायरी लिख लिया करें। और अक्सर लोग डायरी को ख़वातीन से कनेक्ट करते हैं, लेकिन व्यूअर्स ग्रेट लोग जो बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स, थिंकर्स हैं, अक्सर जब उनकी पर्सनल डायरीज़ मिली तो उनमें से एक्चुअल राइटिंग के ख़जाने मिले। सो व्यूअर्स, राइटिंग, फ़िज़िकल राइटिंग और एक्चुअली अपने दिमाग को एंगेज करके लिखना बहुत इंपॉर्टेंस और वैल्यू रखता है। इस चीज़ के ऊपर आज मैंने सोचा कि इस चीज़ को ज़रा पॉइंट आउट करें और इसकी निशानदही करें। आज वैसे डेथ एनिवर्सरी भी दो बहुत ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ की है, बल्कि उनमें से एक पर्सनालिटी को तो हमने जैसे अपना पूरा प्रोग्राम ही डेडिकेट किया है। लेकिन सबसे पहले शेफ़ सैयदा नूर हैदर से हेलो हाय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। शेफ़ नूर, याद है छोटे होते हुए कितना ज़्यादा फोकस होता था कि हैंड राइटिंग कैसी है, और जिसकी हैंड राइटिंग बुरी होती थी उसको क्लास में डांट भी बड़ी पिटती थी। और मुझे तो याद है, मुझे अक्सर ये, मेरी बहन की बहुत अच्छी हैंड राइटिंग थी, अक्सर टीचर ये कहती थी बहन ऐसे लिखती है कि जैसे वो मोती परो रही है और तुम तो कीड़े मार रही होती हो अपने पेपर के ऊपर, लगता है जैसे कीड़े मकोड़े मार दिए हैं। तो एक्चुअली इस पे बड़ी तवज्जो दी जाती थी। हम आजकल तो बच्चों को पेंसिल नहीं पकड़नी आती। हम तख्तियाँ लिखा करते थे, मैंने खुद लिखी है तख्ती, और उसको इतनी हमारी कलम से और उससे इतना खूबसूरत राइटिंग हमारी उसी से अच्छी हुई है। और क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा, और वो बाकी डंडे मारती थी, स्टिकें, मुझे अभी भी याद है, रूलर जो होता था। हाँ जी, वो कहती थी कि वो भी एक गलत अमल होता था, क्योंकि मारना और हाथ उठाना जनरली पहले, बहुत पहले, अब तो खैर नहीं मारते, अब तो नहीं होता। बट व्यूअर्स, बात ये है कि जहाँ वो मारने वाली चीज़ मायूब थी, लेकिन लिखने पे फोकस वाली चीज़ बहुत अच्छी थी। तो जो हमारे लर्निंग का और सीखने का अगर स्कूलों में नहीं भी व्यूअर्स तवज्जो दी जा रही, तो पेरेंट्स घर पे तो दे सकते हैं ना। पेंसिल पकड़ना आजकल 5-6 साल के बच्चों को नहीं आता, ये बड़ी हैरान कुन और परेशान करने वाली बात है। बिल्कुल सही कह रही हैं। सो प्लीज़ बच्चों को राइटिंग की तरफ वापस लेके आएँ। जहाँ हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चों के साथ कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करनी चाहिए, तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव एक्टिविटी क्या है कि आप राइटिंग का कोई क्रिएटिव राइटिंग का कॉम्पिटिशन कर लें या हैंड राइटिंग का कर लें। लेकिन खैर, इस पर हम बात करेंगे और डिटेल में किसी दिन मज़ीद बात करेंगे। अभी ब्रेक में जाने से पहले आपके साथ शेयर करना है कि आज इकबाल बानो साहिबा की डेथ एनिवर्सरी है। आप 1953 में पैदा हुई। आप एक बेहतरीन गज़ल सिंगर थी। आपने फिल्म इंडस्ट्री में एज अ प्लेबैक सिंगर अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग जगह बनाई। फैज़ अहमद फैज़ साहब की मशहूर नज़्म हम देखेंगे को इकबाल बानो ने गाया, जिसे अवाम ने बहुत पसंद किया। और आपने वैसे तो बेशुमार गज़लें गाईं। गवर्नमेंट की जानिब से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। आपका इंतकाल 21 अप्रैल 2009 को हुआ। तो आज हम इकबाल बानो साहिबा को भी याद कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आज एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी की डेथ एनिवर्सरी है जो, अगर मैं कहूँ कि वन ऑफ द फादर्स ऑफ आवर नेशन, हमारे नेशनल पोइट, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। डॉक्टर सर अलामा मोहम्मद इकबाल की आज डेथ एनिवर्सरी है। डॉक्टर सर अलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट पे पैदा हुए। आप एक बहुत ही ब्रिलियंट पोइट, राइटर, लॉयर और पॉलिटिशियन थे और फ़िलासफ़र थे। उर्दू और पर्शियन ज़बान में पोइट्री की जो उनकी पॉपुलैरिटी की वजह भी बनी, और उसके साथ साथ आपकी फ़िलोसॉफ़िकल थॉट भी बहुत पॉपुलर हुई। आज हम अल्लामा इकबाल को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम उन्हीं से रिलेटेड बातचीत करेंगे और आपके साथ कुछ बड़े इंटरेस्टिंग और
बड़े मज़े के कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ ऐसे इनोवेटिव काम किए गए हैं अल्लामा इकबाल को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कि आप ख़ुद भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में तो इकबाल को ट्रिब्यूट पेश किया जाता है, लेकिन उनको ट्रिब्यूट पेश करने का सिर्फ तरीका उनके बारे में बात करना नहीं है, बल्कि उनसे वाबस्ता चीज़ों को भी हाईलाइट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ब्रेक के बाद इससे रिलेटेड बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई हमारे बहुत ही प्यारे और लाडले भैया आज हमारे साथ हैं। माना के फॉर्मर सेक्रेटरी टूरिज़म, आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम्स पंजाब रह चुके हैं, उसके अलावा एज एन एक्सपर्ट भी हमारे प्रोग्राम पे बड़ी दफ़ा आ चुके हैं। अब माशाल्लाह सेक्रेटरी औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर्स हैं। बट आप सोच रहे होंगे कि हमने कहा ब्रेक से पहले कि हम सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को जो है वो ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो टूरिज़म का और औकाफ का क्या ताल्लुक़ हुआ इससे? ये एक्चुअली डॉक्टर एहसान ही हमें बताएंगे, और आप लोग बहुत खुश होंगे जब आपको पता चलेगा कि डॉक्टर एहसान भुट्टा ने क्या क्या ब्रिलियंट काम किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज के दिन की मुनासबत से हमारे लिए इम्पॉसिबल था कि हम आपको तंग ना करें, जबकि आज मुझे पता है कि बिल्कुल 10 से 12 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद आपको भागना है, बिकॉज इसी से रिलेटेड कुछ एक एक्टिविटी है। तो सर सबसे पहले तो आज का दिन जी जी अल्लामा इकबाल, देखिए जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फादर ऑफ आवर नेशन है, उसी तरह अल्लामा इकबाल भी फादर ऑफ आवर नेशन है, क्योंकि उनका ख्वाब था ये, राइट? बिल्कुल ऐसे। और उस ख्वाब को रियलिटी कायद आज़म ने बनाया। जी जी। सो अपने नेशनल पोइट को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देना सिर्फ नवंबर में नहीं, बल्कि जब वो इस दुनिया से रुखसत भी हुए तो तब भी। तो सर आज के दिन की मुनासबत से हमें क्या बताएंगे आप? जी आपने खुद ही तहमीद में बता दिया, सारा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो हमारे मोहसिन हैं, पाकिस्तान के हम सब के मोहसिन हैं, जिन्होंने एक इलाहाबाद खुतबे में ये तस्वर पेश किया, और कायद-ए-आज़म ने 7 साल के अरसे में 23 मार्च 40 से लेकर 47 14 अगस्त तक पाकिस्तान को एक मुल्क की शक्ल दे दी। अच्छा, अल्लामा इकबाल मैडम जिस तरह आपने कहा ना टूरिज़म है या ये मैं औकाफ में आ गया, एक शौक़ है, एक दिल भी है जो मेरा ख्याल है हर सिविल सर्वेंट या हम पाकिस्तानी का होता है। अल्लामा इकबाल को सब मोहब्बत करते हैं। जब मैं टूरिज़म में था आज से 3 महीने पहले, तो सियालकोट का जो शहर है उसमें हमने एक नया म्यूज़ियम बना दिया, उसका नाम है सियालकोट म्यूज़ियम। इसमें इकबाल कॉर्नर भी बना है, और बाकायदा जो उनकी वो फैमिली है उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें डोनेट की थी। ये वाहिद म्यूज़ियम है इस वक्त पूरे पंजाब में जिसमें बिलोंगिंग्स हैं, ज़हीर अब्बास हों, शनाज शेख हों, डॉक्टर इकबाल शदाई हों, तारा नकवी हों, ग़ुलाम अली हों, फैज़ अहमद फैज़ हों, जो जितने कायदे पाकिस्तान का नारा बुलंद किया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो प्रोफेसर असगर सुदाई भी सियालकोट के थे। तो इन सब की हमने वहाँ पे एक लेजेंड्स ऑफ सियालकोट गैलरी बनाई है, और इकबाल कॉर्नर उसमें सबसे नुमाया है। तो ये मैंने जब टूरिज़म में था अभी वो बन गई है। ये जब भी आप सियालकोट देखें। अच्छा एक सेकेंड भैया, पहले ये बताएं आइडिया कहाँ से आया? मैडम ये चीज़ें तो हम सुनते हैं, हम जिस जिस इलाके में रह रहे होते हैं हमें पता होता है कि ये वाली जगह भी इग्नोर हुई हुई है, ये भी जगह इग्नोर हुई है, लेकिन जब इंसान के ऊपर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हों, तो उसके अंदर किसी एक चीज़ को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये आइडिया कैसे आया और फिर आप इसको ऑन ग्राउंड कैसे लेके आए? मैडम चूँकि मैं टूरिज़म में 2 दफ़ा रहा हूँ सेक्रेटरी टूरिज़म, तो मैंने मुल्तान का म्यूज़ियम भी शुरू किया, हड़प्पा का तैयार करा लिया, टेक्सला में करा लिया, कसूर का करा लिया, कलर कार का करा लिया। तो फिर जब मैं दूसरी दफ़ा आया तो क्योंकि लोगों का व्यूअर्स ज़्यादातर फोकस में जो होता है ना, वो होता है कि जी चलो लाहौर हो गया, कराची हो गया, इस्लामाबाद में कोई जगह हो गई। ये जो हमारे बाकी के शहर हैं उनको आई एम सॉरी नहीं उतनी ऐसे ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी। जी जी। तो यही वजह थी। आप देखें ना, वर्ल्ड कप पूरा इंडस्ट्रियल सिटी, लेदर सिटी जो है, एक्सपोर्ट का जो है हमारा सर्जिकल सिटी, वो सारा सियालकोट में है। तो जब ये सारी चीज़ें देखी तो मैं असल में ना, मैं खुद सियालकोट का रहने वाला हूँ। हमें समझ आई ना कि ये वो जिस तरह मैं लाहौरी हूँ। जी जी। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ ना कि लाहौर है। जब मैंने बाकी सारे म्यूजियम बना दिए तो मुझे ख्याल आया कि अपने शहर में क्यों नहीं ऐसी जगह जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग पैदा हुए। सलीमा हाशमी साहब ने खुद मुझे अपनी जो उनकी वालिद की शादी की वो है वो दी, डिग्रियाँ उनकी दी जो हमने वहाँ पे लगाई हैं। ज़हीर अब्बास ने अपना ब्लेजर जो 1976 में पहना साइन करके दिया कि मेरे शहर के
अंदर बच्चों के लिए लगा दो। और खूबसूरत कितना बनाया है सर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का। जी, क्या बात है सर, मतलब लग रहा है कि बड़ी मेहनत करके ये देखें व्यूअर्स, अब ये इस किस्म का आपको विजुअल्स जो हैं वो जब आप फॉर एग्जांपल इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहाँ के जब आप बड़े बड़े म्यूजियम्स में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे आपको विजुअल्स प्रोफेशनल मिलते हैं। तो वो ना फीफा का वर्ल्ड कप देखें 78 से 2026 तक सियालकोट में बनता रहा। हमारी नस्ल को नहीं पता कि फीफा का वर्ल्ड कप कैसे बनता है। वो एक पूरी ना हमने इंडस्ट्रियल गैलरी बनाई है पेसिक के ताउन से, तो वो भी है। अब ये तो मैंने आपको सियालकोट म्यूजियम बता दिया। हाँ अब जो असल है आज जो अगला जो बादशाही मस्जिद के साथ जो आपने एक कारनामा सरंजाम दिया है, इकबाल्स हॉल जी मुकम्मल हो चुका है, उसके बारे में बताएं। मैडम साहबा देखें, असल में ना आप भी जाते रहे वहाँ पे किले में, हम बच्चों के साथ जाते हैं, लेकिन इल्लामा इकबाल के मज़ार पे फातिहा तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं थी भैया मज़ा, मतलब मज़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखें ऑब्वियसली फातिहा पढ़ने में कौन सा कोई आपने मज़ा करना है, बट माय पॉइंट इज़ कि देखिए जब भी कुछ लोग होते हैं जब इस दुनिया से जाते हैं, जैसे अपनी माँ हो बाप हो, तो इंसान बहुत दुख में और तकलीफ़ में होता है, लेकिन इकबाल जैसी पर्सनैलिटीज़ जो हमारे लेजेंड्स हैं, वो जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो उनके जाने वाले दिन हम उनको सेलिब्रेट ही करते हैं, उनकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो अब आप फातिहा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बच्चे आप साथ लेके जा रहे हैं, तो कुछ तो हो दिखाने के लिए। असल में ये कंसेप्ट मैडम इस तरह आया कि मैं जब उधर गया ना, जब सेक्रेटरी काफ आया, क्योंकि हमारे अंडर आता है मज़ार इकबाल और बादशाही मस्जिद, तो मैं दुआ पढ़ रहा था ना, कुछ बच्चे आए हुए थे कराची से, तो वैसे ही मैंने पूछ लिया, बेटा आपको पता है ये जो रेड स्टोन है ये कहाँ का है, या ये जो मार्बल लगा है, या ये मज़ार का नक्शा किसने बनाया? उन्हें सिर्फ ये पता था कि अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, लेकिन ये चीज़ों का पता नहीं था। ना करें, मैं सही बता रहा हूँ मैडम। तो इसलिए उस वक्त मेरा कंसेप्ट आया कि हमें अपनी आने वाली नस्ल को कोई ऐसी जगह देनी चाहिए जहाँ पे हम उनको ब्रीफिंग दे सकें, रिसर्च हैं, किताबें वहाँ पे रखें। इकबाल अकेडमी ने इतनी अच्छी किताबें बनाई हैं, तो मैंने एक लेज़ान वहाँ पे ना, जो बादशाही मस्जिद के लेफ़्ट साइड पे हमारी एक पुरानी लाइब्रेरी थी उकाफ की, उसको ख़त्म करके वॉल सिटी के ताउन से हमने एक इतना खूबसूरत रिसर्च और इकबाल हॉल उसका नाम दिया गया है, जहाँ पे रिसर्च भी है, जहाँ पे आपकी सेमिनार भी होते हैं। 10 अप्रैल को अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसका इफ्ताह किया, और अब तक मैं तीसरी कॉन्फ्रेंस आज कराने लगा हूँ। 2 दिन पहले जो सिख आए हुए थे, आप सारे जानते हैं, बैसाखी पे इंटरफेथ हारमनी या इंटर रिलीजियस हारमनी के ऊपर वहाँ पे हमने कॉन्फ्रेंस कराई, और इतने खुश हुए अरोड़ा साहब उनके मिनिस्टर। ये देखें ना, अब इकबाल को ट्रिब्यूट पेश करते करते कितने और पॉजिटिव काम भी साथ साथ हो रहे हैं। यही है। तो देखें वो इकबाल अकेडमी से मैंने 800 से ज़्यादा किताबें वहाँ रखी हैं अल्लामा इकबाल के ऊपर। अच्छा, उन 800 किताबों में है क्या? अल्लामा इकबाल की पूरी हिस्ट्री, बांगे दरा, जो असल किताबें उनकी वो भी रखी हैं, जो उनके ऊपर लिखी गई हैं वो भी रखी हैं, सारा एवरीथिंग। जी वो 200 तो जो उन्होंने अपने बेटे को खतूत लिखे, जी वो भी है। वो मेरे पर ना मनीब इकबाल साहब आज मेरे पास आ रहे हैं, उनके पास वो सारी चीज़ें हैं, वो मुझे दे रहे हैं, तो उनको मैं फ्रेम करके लगाऊंगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक हमारे डायरेक्टर हसन साहब हैं, जो मेरे काफ़ी आपको पता है, क्योंकि आपकी सपोर्ट में भी आपने स्पेसिफिकली कहा एक हसन साहब है आर्कियोलॉजी में और मुबीन साहब है रिसर्च में, जी जो फोटोग्राफिक गैलरी में उन्होंने एज रिसर्चर। मैडम साहब ये आपको पता, मैंने भगत सिंह गैलरी भी बनाई थी। सर यहाँ ये बात कहूंगी कि बहुत बड़ी बात है कि आपने स्पेशली कहा कि मैं ऑनर तो आऊंगा, लेकिन इन लोगों के नाम जरूर लेने हैं, क्योंकि अकेले तो कोई भी इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता मैडम साहब, और ये बड़ा मुश्किल काम है, रिसर्च वाला काम है। एक गलत चीज आपने लगा दी, उसमें पकड़ कितनी है। तो ये तहकीक के लिए वहाँ भगत सिंह गैलरी हो, चाहे गाजी इल्म-उद-दीन शहीद गैलरी हो, चाहे सर शादीलाल गैलरी, तीनों मैंने इनके तावन से बनाई थी, इन्हीं 2 अफराद के। और मैंने फिर इनको असाइन किया कि मुझे ना अल्लामा इकबाल के मज़ार की पूरी हिस्ट्री अलॉन्ग विद जो बादशाही मस्जिद की एवोल्यूशन है, चाहे वो 1700 सदी में कैसी थी, 1700 साल में 18वीं सदी में क्या थी, 19वीं सदी में क्या थी, तो वो पूरा एवोल्यूशन ऑफ है 25 रेयर पिक्चर्स वहाँ पे हमने लगाई हैं। अच्छा सर, एक्टिविटीज़ क्या कोई वहाँ पे होंगी? हाँ जी, ये देखें, जैसे आपने कॉन्फ्रेंसेस की बात की, तो थोड़ा बताएंगे कि जैसे अगर एक साल है तो साल में क्या प्लानिंग है आप लोगों की? मैंने पूरा मैडम मतलब किस किस्म की चीज़ें होंगी? देखें, आप सिर्फ अल्लामा इकबाल के हवाले से नहीं, आपके बादशाही मस्जिद है, आपका किला है, आपका हजूरी बाग है, वहाँ हम प्रोग्राम तो कर लेते हैं म्यूज़िकल वगैरह, लेकिन ये इस तरह की जो सीरियस या जो रिसर्च ओरिएंटेड है वो जगह कमी थी। वो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के साथ वो लाइब्रेरी जो है उसके साथ कनेक्ट किया है। हमारे जो जामिया हजवेरिया है औकाफ डिपार्टमेंट के, उनके बच्चों को भी वहाँ बुलाया है। हम ये जो अभी बातचीत करें, ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये सारे उसी के हैं। ये हम आपको कोई सोच या ख्वाब नहीं दिखा रहे, ये कोई AI जनरेट, ये सारा कुछ जो है ये डॉक्टर साहब ने अपनी निगरानी में लिटरली खड़े हो के बनवाया है अपनी टीम के साथ। और वही वाली चीज़ है ना कि
कुछ दिन पहले ही हम बात कर रहे थे कि ना कोई लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट रहा है, ना कोई रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं। अगर एक्चुअली किसी ने फिजिकली जाके रिसर्च करनी है तो वो स्टक है। ऐसी है। मैं आपको भी दावत देता हूँ, आपके तवज्जो से जो देख रहे हैं उनको भी देता हूँ, जब भी बाछी मस्जिद किला जाएं वहाँ पे आप हिस्ट्री बाय नाइट जरूर एंजॉय करें। लेकिन मुझे ये ये चीज़ बताएं जो कि देखने जैसे वाली बच्चे वगैरह हैं, जी, स्कूल्स वगैरह हैं, वो कैसे इन्वॉल्व हो मैडम, सकते ये हैं? मैंने तो मतलब वो कैसे इसका हिस्सा बन जी, सकते हैं? ये चीफ सेक्रेटरी साहब जब आए हैं 10 तारीख को इन्होंने इफ्ताह किया है, तो उन्होंने बाकायदा मुझे डायरेक्शन दी कि तमाम जो हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं जिसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, MPDD जो ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है, और DG सिविल सर्विस अकेडमी ख्वाजा फरहान अजीज़ साहब, वो भी आज आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको लेटर लिखा था। उन्होंने कहा इन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाओ सेमिनार के ऊपर, इनको बताओ कि हिस्ट्री क्या है। हमने मैडम 2 डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाई हुई हैं, मज़ार इकबाल की 3 मिनट की इंग्लिश और उर्दू में अलहदा, बाछी मस्जिद की 3 मिनट की इंग्लिश और उर्दू में अलहदा, ताकि फॉरनर है तो इंग्लिश में, अगर अपने लोग हैं तो उर्दू में। जैसे बाहर भी होता है कि लोग आते हैं और आप सिर्फ अब विजुअल नहीं देखते, अब अक्सर होता है कि आपने कान में टूटी लगा दी और वो चीजें वगैरह आप देख रहे हैं और साथ साथ आप सुन रहे हैं ऐसे ही कि वो क्या क्या, और बिल्कुल। डिफरेंट हॉल्स में डिफरेंट किस्म की जी। चीजें और फिर उसी से रिलेटेड। तो फिर इसके अलावा सर ये आपको टाइम कितना लगा करने में? मैडम 3 मंथ्स। ये जब मैं आया हूँ मुझे 4 महीने हुए औकाफ में, तो बिल्डिंग जो थी ना पुरानी थी ना, उसको मैंने वॉल सिटी से वो रिस्टोर कराया, क्योंकि फोर्ट का हिस्सा थी, वो करा के उसके बाद ये सारा डिज़ाइन बनाना, फिर कौन सी मेज़ोनाइन फ्लोर है उसके ऊपर कि ऊपर बैठ के रिसर्च कैसे करेंगे बच्चे। तो भैया इसका औकाफ से क्या ताल्लुक है? औकाफ की बिल्डिंग थी, लेकिन एक जो मैंने आपको पहले कहा, एक जो प्यार या मोहब्बत दिल में है ना, वो कभी नहीं मिट सकता अपनी हिस्ट्री से, अपनी कल्चर से और अपनी हेरिटेज से। तो मैंने कहा ये हमारे हीरो के लिए हमारा फ़र्ज़ है, अगर पहले नहीं हो सकी तो अब मौका मिला है अल्लाह ने औकाफ डिपार्टमेंट में आने का, तो मैंने इसलिए उसकी कोशिश की, सारों के साथ मिल के बना दी। अच्छा सर, मैंने ज़रा कॉन्फ्रेंस हॉल की बात करनी जी, क्योंकि अच्छे कॉन्फ्रेंस हॉल्स मुश्किल मिलते हैं। जी। और आई थिंक जब पाकिस्तान की बाकी मामलात हो रहे थे तो इन पे इतना अब लोग बना भी रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर तो बना रहा है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो आपका कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, उसमें लाइब्रेरी है रिसर्च और स्टडी की, इकबाल बुक्स एंड सूफिया कराम की टीचिंग्स भी है। अच्छा, कंप्यूटर एंड इंटरनेट फॉर बुक रीडिंग ओनली, जी। ये क्या है? हाँ, बेसिकली मैडम ई लाइब्रेरी आपने कंसेप्ट सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी ना, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शुरू की थी, जो तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ लम्स है जिस तरह। अब लोगों ऑनलाइन चूँकि बहुत ज़्यादा हो गया है ना, हमारे जो जामिया हजवेरिया के बच्चे हैं या मेरे पास जो मदारिस के बच्चे हैं, वो कंसेप्ट मेरा ये था कि औकाफ डिपार्टमेंट में मदरसे हैं मेरे, उनको मैंने यहाँ पे लेके आना है ताकि उनको मैं बताऊँ, देखें वो अपनी वो मदरसे से बाहर नहीं निकलते। तो हमने तबरकात गैलरी भी वहाँ पर शिफ्ट कराई है, नई जो है बाछी मस्जिद के, उनको विजिट कराने के बाद यहाँ पे लेके आए, उनको कंप्यूटर रख के दिए हैं। ई लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी के थ्रू मैंने उनको अटैच किया है लम्स की लाइब्रेरी से या इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी से। अगर वो अपनी दीनी तालीम या दुनियावी तालीम में कोई रिसर्च या किताबें लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन वहाँ पे मैसर है। अच्छा, रेयर एंड यूनिक फोटोग्राफिक लाइब्रेरी तो तुमने बात की, जिसमें मुबीन साहब ने अपना हिस्सा डाला, राइट? हसन साहब और मुबीन, वो हसन साहब और मुबीन साहब ने। तो इस फोटोग्राफिक लाइब्रेरी, जैसे कि रेयर यूनिक कह रहे हैं, तो ये रेयर और यूनिक क्या? एक तो डॉक्यूमेंट्रीज हैं हमारी दो, फिर तस्वीरें भी लगी हुई हैं। रेयर देखें, अल्लामा इकबाल साहब का जब जनाजा हुआ 21 अप्रैल, जो आज डेट है 1938 में, उनके जनाजे की तस्वीर आपको कहीं देखी? वो भी वहाँ पे लगाई है ना करें। हाँ जी, अल्लामा इकबाल साहब का जब ये मज़ार, ये सब जब देखे, जिन लोगों ने जमा की तस्वीरें खींची तो किसी ने भी नहीं, क्योंकि कहाँ से खींचेंगे, वो लोग ही नहीं रहे। मैं आपको तो इन्होंने कहाँ से ये चीजें निकाली? मैडम ये इनकलाब अखबार थी। जावेद इकबाल साहब भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसी लेकिन ये मुनीब साहब मुझे बड़ी हेल्प आउट करते हैं। मैं टूरिज्म में भी था तब भी, अपने जवेद मंजिल उनका बना हुआ है लाहौर में और इकबाल मंजिल सियालकोट में, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे दिखाई थी, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। नासरा इकबाल साहब हैं, उन्होंने मुझे शुक्रिया अदा किया कि आपने इकबाल के नाम पे ये बना दिया है, तो बहुत शुक्रिया। मैडम ये जो मैं बात कर रहा था ना, ये कहाँ से आती हैं? और व्यूअर्स, अगर आपके पास भी अल्लामा इकबाल की कोई यूनिक या कोई ऐसी चीज़ है, होता ना कि फैमिलीज में पास डाउन होती है, कोई साइंड तस्वीर, कोई साइंड कॉपी किताब की, कोई ऐसी चीज़, तो प्लीज़ डॉक्टर साहब से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। कुछ देर के लिए उसको म्यूजियम में प्लेस भी किया जा सकता है, लोग लोन पे देते भी हैं अपनी फैमिली के ऐसे ख़जाने, और लिखा होता है कि जी इस फैमिली ने ये वाली चीज़ जो है वो हमें मैडम दी है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, आप गौर करें, ज़हीर अब्बास हों या शनाज शेख हों, मैं सियालकोट की म्यूज़ियम की बात कर रहा हूँ, उन्होंने वो चीज़ें अपनी दी हैं। ग़ुलाम अली
अली जो हमारे गुलकार गज़ल के बादशाह हैं, उन्होंने 2004 का अपना मेडल दिया सिर्फ किस वजह से उन्हें एतमाद था कि ये मेरी चीज़ घुमाएंगे नहीं, चोरी नहीं होगी। और उन्होंने टूरिज़म डिपार्टमेंट के सियालकोट म्यूज़ियम के लिए गिफ्ट किया है और वहाँ पे हमने बिलोंगिंग्स को डिस्प्ले किया है। सेम मनीब इकबाल साहब हों या उनकी फैमिली हो, नासरा इकबाल साहबा, उन्होंने कहा कि मैं आपके पास रेयर पिक्चर्स मेरे पास है, मैं आपको गिफ्ट करूँगी, वो वहाँ पे लगा दें ताकि आने वाली नस्ल को पता चले कि ये बिलोंगिंग्स अल्लामा इकबाल साहब की हैं। सर ZA ऑफिस क्या है? जोनल एडमिनिस्ट्रेटर होता है अच्छा, हमारा, वो है ऑफिस जी जी, है। वो और काफ का जो अफसर VIP होता है। सिटिंग एरिया एंड जी, रूम, जी। यानी कि अगर कोई इस तरह के लोग आते हैं, बाहर की डिग्निटरीज वगैरह या कोई ऐसे लोग जिनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स या कुछ है, तो VIP इस तरह से नहीं, व्यूअर्स के किसी को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट, किसी को नहीं। VIP से मुराद वो वाले लोग जिनको थोड़ी सी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल मैनेज करनी है, जिस तरह अभी जैसे कि अमेरिका से और ईरान से भी लोग आ रहे हैं, तो जैसे अगर उस तरह के लोग आते हैं तो उनके लिए ये जिस तरह रमेश अरोड़ा साहब आए ना, अभी ये परसों जो मैंने कॉन्फ्रेंस में की इंटरफेथ हार्मनी देखें, उसमें बिशप ऑफ लाहौर कामरान नदीम भी थे, पंडित लाल जो थे हिंदुओं की नुमाइंदगी कर रहे थे, सिखों की अरोड़ा साहब थे और बाकी सिख यात्री थे, मुसलमानों की मौलाना आज़ाद साहब थे। तो इनके अगर कोई बंदा कोई पहले आ जाता है, कोई बाद में आता है, तो उसके एक अलग सिटिंग एरिया होना चाहिए था। उसको मैंने वो रूम रखा है, VIP रूम। आपने जो देखें, एक तो होता है ना कि तफरी की टूरिज्म होती है, ये हिस्टोरिकल टूरिज्म है, राइट? सो इसका हमें क्या बेनिफिट्स होगा हमारे फॉरेन डिग्निटरीज के पॉइंट? मैडम साहब आप देखें, ये हर किसी फॉरेन डिग्निटरी ने आके वहाँ पे जो है ना म्यूजिकल इवनिंग एंजॉय नहीं करनी। हमारे बच्चे यंग जनरेशन जरूर करें, वो करना भी चाहिए। म्यूजिक सुन भी रहे हैं, जिसकी गजल सुन भी रहे हैं, जिनका कलाम सुन भी रहे हैं, उनको पहले समझ तो लें। हाँ, ये बात है, क्योंकि कलाम का इकबाल का कलाम, लिखे हुए जो कलाम की कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उनको समझने के लिए इकबाल को समझना ज़रूरी है। अब गौर करें ना, हम समझते हैं कि इकबाल शायद हमारे शायर हैं, नहीं, वो तो भाई ईरान के भी वो शायर हैं, क्योंकि पर्शियन में उन्होंने की। टर्की जो प्रेसिडेंट आता है वो इकबाल के मज़ार पे हाजिर जाता है। वो ईरान के जो प्रेसिडेंट साहब आए, 12 दिन की जंग पिछले साल हुई थी, सबसे पहले शुक्रिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट का किया, उसके बाद मज़ार इकबाल पे उनकी वाइफ आई और उन्होंने वहाँ पे फातिहा पढ़ी। तो डेट इज़ व्हाट इकबाल का तो जो फ़लसफ़ा या उनकी जो टीचिंग है पूरी दुनिया के लिए है। तो ये वो मैं चीज़ चाहता हूँ कि वहाँ पे ये लोग करें। सो भैया, सबसे पहले मुझे पता है अब आपको बिल्कुल, देखिए 10:35 हो गया, अब मैं आपको खुद हाफिज़ कहने लगी हूँ ताकि आप अब बाहर जाके मज़ीद अपनी ये जो आपने इतनी मेहनत की है, इकबाल हॉल इतना आपने एफर्ट किया है, अब आप उसको एक्चुअली रंग लाते हुए देखें और इंजॉय करें, क्योंकि आज का दिन बनता है प्रॉपर जाके वो करना। तो वो सब कुछ तो चल रहा है, कॉन्फ्रेंसेस, सारा कुछ। हमारे व्यूअर्स को आज के दिन से क्या पैगाम देते हुए इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे? एक तो देखें, अल्लामा इकबाल हों या हमारे कायद आज़म, इस तरह की जो शख्सियात हैं जिन्होंने तसव्वुर पाकिस्तान दिया, इनकी तलीमात एक ही है, आप वहदानियत तो है ही जो मुसलमानों का एक फ़र्ज़ है, लेकिन रवादारी और जो है ना इंसाफ के ऊपर आप काम करें। रवादारी है मोहब्बत का पैगाम। अवाम को आप मोहब्बत देंगे तो आपको मोहब्बत मिलेगी। डंडे से कभी इस्लाम नहीं फैला था, ना फैलेगा। मोहब्बत और एहतराम का जो रिश्ता है, मैं वही आपसे तवज्जो से कहता हूँ कि हमें दूसरों की बात सुनने की, रवादारी की, बर्दाश्त की हौसला होना चाहिए, जो हमारे अल्लामा इकबाल साहब ने हमारे टीचिंग्स दी हैं, उनके फरमुदात हैं। इसी को अगर हम फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हम कामयाब और सरखरू होंगे। डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। आप जब भी किसी भी पोस्ट पे आते हैं, और व्यूअर्स ये मैं बिल्कुल ये ना कुछ लिखा हुआ है ना मुझे किसी ने कहा है, ये जो बहुत ही प्यारा इंसान मेरे सामने बैठा ना, मेरे बहुत ही प्यारे भाई, ये जिस पोस्ट पे आते हैं इनका एक ही मिशन होता है कि मैं अपना हिस्सा अपने मुल्क के लिए कैसे डालूं और किस तरह से अपने मुल्क का ऐसे नाम रोशन करूं कि सिर्फ पाकिस्तानी ना पाकिस्तान की तारीफ़ करे, पूरी दुनिया करे। सलाम पेश करती हूँ अपने प्यारे भाई को और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ ऑन एयर। थैंक यू वो काम करने का जिसके बारे में लोग सोचते थे लेकिन करते नहीं थे। ब्लेस यू सर। और आज का दिन एक्स्ट्रा आप इंजॉय करें, क्योंकि आज तो एक्चुअली सेलिब्रेट करने का दिन है वो जो आपने क्रिएट किया है। सो एंजॉय योरसेल्फ सर, और इंशाल्लाह व्यूअर्स हमें मौका मिला तो आगे जाके कभी फुटेज भी शेयर आपके साथ करेंगे इससे रिलेटेड। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद किचन में जाएंगे। थोड़ा हमने तरतीब आगे पीछे की कि डॉक्टर साहब आ रहे थे, सब कुछ हम करने के लिए इनके लिए तैयार है। किचन में जाएंगे, किचन के बाद मजीद हम अपने ब्रिलियंट नेशनल पोइट को, वन ऑफ द फादर्स ऑफ आवर नेशन को ट्रिब्यूट पेश करते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।
नहीं शेफ नूर सही कह रही हूँ ना मैं आपको। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप जानना चाहते हैं मैं शेफ नूर को क्या कह रही थी? शेफ नूर आप बताएंगी? नहीं आप ही बताओ। ये बताने वाली बात ही नहीं है। कुछ नहीं, जब मियों की आपस में बात हो रही होती है वो फिर ऑन एयर नहीं बताने वाली होती, लेकिन अलबत्ता रेसिपी बताने वाली चीज है, राइट? शेफ नूर जान निकल गई थी ना, माने निकली थी जान। अच्छा ओके, चले अब मुझे बताएं कि मैं क्या खाया। करेले करेले भी साड़ देते ने, तुसी प्याज भी ब्राउन कर दी। इसको नहीं हिलाना, ये हो गए। ये हो गए, हाँ जी। अच्छा, हमारे करेले जो हैं वो ऑलरेडी ब्राउन हो गए हैं। साबुत गरम मसाला, ठीक है, और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दें। नहीं बट हम बना क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं कीमा करेले। अच्छा कीमा, अच्छा ये बुद्ध करेले भरे हुए या दूसरे वाले? अच्छा बुद्ध करेले ने क्यों कहते हैं? पता नहीं, आपने देखा वो जो भरे हुए होते हैं उनको बुद्ध करेले, उसको बुद्ध करेले कहते हैं। जी बुद्ध करेले। और वो बस हम तो भरे करेले कहते थे, हम तो कभी भी बुद्ध करेले कभी भी नहीं कहा। नहीं हमारे घर में वो कहा जाता था कि बुद्ध करेले आज बने, तो मैं कहती हूँ मतलब बुद्ध वाला दिन नहीं होता लेकिन करेले बन जाते। बुद्ध नहीं, बुद्ध। अच्छा बुद्ध, हाँ। ले मैं समझी बुद्ध करेले यानी कि बुद्ध को बनते हैं, जिस तरह बाहर के मुल्क में टाकोस का होता है ना, तो टाको ट्यूसडे ले जी। चले थैंक यू, यू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। चले जी, ये थोड़ा सा हम मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद फिर अदरक लहसुन की इसमें पेस्ट डाल देंगे, उसके बाद ये कीमा डालेंगे। उसके बाद कीमा डालेंगे। लेकिन आप जो है ना सबसे पहले हमारे साथ इंग्रेडिएंट शेयर कर लें, क्योंकि जैसे कि आप जानती हैं आज हम एक बहुत ही अजीम हस्ती को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। क्योंकि देखें अलामा इकबाल एज अ पोइट, उनकी रिस्पेक्ट और रिगार्ड अपनी जगह, लेकिन अलामा इकबाल की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं एज अ फिलोसोफर और जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं मज़हब की तरफ, ये हम भूल नहीं सकते। हम उनकी क्योंकि हमेशा बात करते हैं, अगर हम कहें कि आप एक हमारे मजहबी स्कॉलर भी थे तो ये बात गलत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? देती हूँ, इसको साथ ही डाल दे, दोनों फ्राई हो जाएंगे। ये भी डाल दो, चलिए अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल के अब आप आ जाएं अपने उसकी तरफ, तब तक ये फ्राई हो जाएगा, फिर हम कीमा डाल दें। ठीक है, तो थोड़ा सा पानी इसी में डाल के ना एंड में। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम बना रहे हैं जी कीमा करेले। इसके लिए जी इंग्रेडिएंट्स मैं बोल देती हूँ। कीमा है जी 1 किलो, हाथ का कुटा हुआ मैं चिकन का यूज़ कर रही हूँ, आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, मटन भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है जी। करेले हमें चाहिए 1 किलो, टमाटर हमें चाहिए 1 किलो, प्याज हमें चाहिए 1 किलो, हरी मिर्च चाहिए हमें 100 ग्राम, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, कुटी हुई सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 3 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, दही 1 कप, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, अचार मसाला 2 खाने के चम्मच, लहसुन अदरक की पेस्ट 4 खाने के चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत और हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। करेलों को जो है नमक लगा के आप रख दें 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से करेलों को हाथों से मसल के और इसको जो है वो धो लें। और बाज़ दफ़ा करेले बहुत कड़वे होते हैं, तो फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा डाला सिरका। है? हाँ जी, आटा और सिरका थोड़ा सा। फिर अच्छा। उसको मैंने डाल के ना फिर मैंने अच्छी तरीके से मला, क्योंकि सम टाइम करेले बहुत मीठे होते हैं और बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा बीज होता है मीठे, मतलब इन द सेंस कि कभी-कभी इतने वो कड़वे नहीं हाँ होते, बट कभी-कभी इतने कड़वे होते हैं कि ये बहुत कड़वे थे, बच्चे नहीं खाते। हाँ ये बहुत कड़वे थे, लेकिन मैंने सीजन पे भी डिपेंड करता है ना आपका सीजन कहाँ पे जा रहा है। जैसे अब सीजन चेंज हो रहा होता है, या जैसे कि अभी करेले आए हैं ना सीजन में नए, तो कड़वे, थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो कड़वाहट भी कम हो जाएगी। हाँ जी। इसको फिर मैंने नमक डाला और सिरका डाल के अच्छे तरीके से मला, और मल के मैंने इसको अच्छे तरीके से धो के 5-6 पानी से फिर मलमल के कपड़े में डाल के इसको अच्छे तरीके से, उसका पानी स्क्वीज़ हो गया, यानी कि सारा पानी ख़त्म हो गया। फिर उसको मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया। और उसके बाद जो है वो ये करेले हमारे जो हैं ये हमारे हो गए हैं। इसको हमने लाइट ब्राउन किया, इसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो गई है। और उसके बाद प्याज को लाइट ब्राउन किया और उसमें साबुत गरम मसाला डाला, साथ लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के उसको सौते किया, और साथ हमने हाथ का कुटा हुआ कीमा डाल दिया। अच्छा, बार बार जैसे कि शेफ नूर कह रही हैं हाथ का कुटा कीमा, व्यूअर्स होता ये है कि क्योंकि करेलों के भी करेला और जब कीमा बहुत ज्यादा वो जो टिपिकल जो 2-3 दफा उसको ग्राइंड किया जाता है मशीन से निकला हुआ, उसका होता ही है कि वो बिल्कुल ही ना जैसे आपस में एक मलीदा सा बन जाता है। एग्जैक्टली। अब मलीदा कहती हूँ तो लोग कहते हैं कि यार खाने को मलीदा, मशी बिल्कुल हो जाता है बिल्कुल। और ये देखिए अब और मुझे एक और चीज बहुत पसंद आई है कि आपने ऑयल की मिकदार बहुत मिनिमल रखी है, वरना कीमा करेले में इतना तेल होता है, हाँ, इतना तेल होता है कि वो खाते हुए ना हर बाइट में तेल मुंह में आ रहा है। बिल्कुल। और अगर सरसों के तेल में बना लें तो बहुत बेहतर, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है।
अच्छे तरीके से ये अभी थोड़ा भुनेगा और उसके बाद हम सारे इसके मसाले डाल लेंगे। और टमाटर को हमने ना चॉपर राइस किया, चॉपर में डाला, हमने इसको ब्लेंड नहीं किया। अच्छा, मुझे अब आप बताएंगी कि अगर ये बीफ का कीमा हो या मटन का, क्योंकि देखिए फिर सिस्टम चेंज हो जाता है ना। चिकन के कीमे के साथ तो आपको पता है कि ना तो हमें स्मेल का इतना इशू होता है ना किसी और चीज़ का। ये जो हमने साबुत गरम मसाला डाला है ना, ये उसकी स्मेल को ख़त्म करता है। ठीक है, तो अगर हम बीफ का बना रहे हैं, बीफ का भी इसी तरह ही बनेगा, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। इसमें थोड़ा सा, इसमें पानी नहीं डलेगा, उसमें थोड़ा सा 1 कप पानी डाल के आप कीमे को गलने के लिए रख दें। उसको पहले इसी तरह भून लें, मसाले वगैरह डाल दें और फिर उसके बाद आप अच्छा, यानी कि हल्का सा इसको प्याज में और अदरक लहसुन में और गरम मसाले में आपने भून लिया और उसके बाद आपने 1 कप पानी डाल के उसको कुक होने दिया। कीमा पक गया आपका या 90% हो गया तो फिर आपने बाकी मसाले डाल, समझ आ गया। हाँ, और उसके बाद अब ये मसाले डाल के, टमाटर डाल के अच्छे तरीके से भूनेंगे और उसके बाद हम करेले डालेंगे और 1 कप हम दही डालेंगे और उस दही से भी मजीद करेले का कड़वापन जो है। और उसके बाद जो हम प्याज डालते हैं ना ऊपर से, बाद में फ्राई करते हैं साथ, हम इसको हल्का सा सौते करेंगे। हमने 4-5 टमाटर लिए हैं और 4-5 प्याज लिए हैं। इसको प्याज को हमने जूलियन काटा है, इतनी इसकी होनी चाहिए, और मिर्चें। और उसके बाद जब करेले हम डाल देंगे और इसको हल्का सा जो है ना सौते नहीं करना, इसी में डाल के हम सौते करेंगे और सब्ज़ धनिया डाल के इसको हम दम देंगे 2 से 3 मिनट और हमारे करेले बिल्कुल रेडी। और व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात ज़रूर पॉइंट आउट करूँ, क्योंकि हमने पहले सेगमेंट किया और बात की कि थोड़ा सा आपको इकबाल से रिलेटेड एक हमने टीजर इन्फॉर्मेशन दी कि क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं ऑन ग्राउंड इकबाल को सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए, सिर्फ डेथ एनिवर्सरी या बर्थडे पे नहीं बल्कि मतलब कंटिन्यूअसली क्या किया जा सकता है। अभी आगे जाके हमने आज के दिन की मुनासबत से बात करनी है और उनकी लाइफ पे भी एक रिफ्लेक्शन डालनी है। बट आप ये देखें कि आज हमने किचन में कोई फॉर एग्जांपल 10 मिनट पहले आए तो 10:45 पे हमने किचन में आए हैं और हमने अपनी कुकिंग स्टार्ट किया आपके सामने व्यूअर्स। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ प्रोग्राम ख़त्म होने से कोई 15-20 मिनट पहले ही खाना रेडी हो जाएगा। सो 1 घंटे के अंदर अंदर आप बड़े आराम से अपना लंच जो है तैयार कर सकते हैं। और अगर चिकन का कीमा हो तो हाफ एन आवर में आपका रेडी हो जाता है। उस साइड पे आप ये फ्राई करें और इस साइड पे अच्छा मसाला जात की तरफ जाते हैं। मिंट रायता और फ्रेश सैलेड हम सर्व करेंगे। अगर आप इसके साथ लस्सी सर्व कर दें तो वो तो बहुत ही मज़े की बात हो जाएगी। बिल्कुल। अब यहाँ पे मसाले जात की तरफ चलते हैं। हम क्या क्या डाल रहे हैं? 2 चम्मच नमक डाल दें, 1 चम्मच। ये आपका नमक आ गया। और कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच और पिसी हुई 2 चम्मच। ठीक हो गया। 2 चम्मच। वो हल्दी जाएगी इसमें? जी हल्दी जाएगी बिल्कुल। आधा चम्मच डाल दें यहाँ। ये ले। हाँ जी। धनिया पाउडर डाल। अब यहाँ पे अगेन थोड़ी सी ये देखिए इतनी सी सिर्फ काली मिर्च डाल रही हूँ ताकि आपकी हल्दी का आपको मैक्सिमम बेनिफिट धनिया पाउडर ये या वो। हाँ जी ये 3 चम्मच। कितने? 3 चम्मच डालने। 3 चम्मच धनिया पाउडर। टीस्पून है। अच्छा जी। हेलो। 2 चम्मच ही डाल दें। ओह अचारी मसाला। ये मैंने रात को ही बनाया है। ये कैसे बनाया आपने? ये आपके लिए एक बोतल बना के रखी मैंने। दिखाएं मुझे किधर है? वो घर पे ही है। ये देखा ना घर पे ही है। अल्लाह आपको। हाँ, 1 था 2 था कितने डाले? 1 और डाल, 1 और भर के। हाँ वो घर पे मैंने आपके लिए भी बना वो जो दिया। कहते हैं ना द चेक इज इन द मेल। नहीं आप देख लीजिएगा, पहुंच जाएगा। ये वो चेक है जो कभी नहीं आना। आप देख लीजिएगा। कह रही है हर बार कहती है मैंने इतनी मजे की इमली की चटनी बनाई, आपके लिए भी बोतल बनाई है। वो मेरे नाम की बोतल होती है, वो खुद ही खा लेते हैं। ये दोनों चीजें पे पहुंच जाएंगी आपको। कहाँ कब कैसे? कैसे? नेबर है आप मेरी। चल झूठी। मतलब चल झूठी के मिलेगा नहीं? जी मिलेगा, जरूर मिलेगा। अच्छा अब देखिए ना एक्चुअली तो कीमा अच्छा लग रहा है ना इसका, ये सारे मसाले डाल के। बिल्कुल दिल चाह रहा है इसके लिए रिश्ता भेज दूं। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब मैं अगला काम क्या करूं? अब बस थोड़ा सा भून के इसमें टमाटर डाल देंगे, जरा इसको जरा मसाले थोड़े पक जाए। हाँ फिर टमाटर। वो जो एक कच्ची कच्ची स्मेल आती है ना मसाले की, हल्दी की, और खासतौर पे हल्दी की आती है ज़्यादा। हाँ बट काली मिर्च अगेन व्यूअर्स, काली मिर्च जो है वो हल्दी की अफादियत को बेसिकली जो भी हल्दी के बेनिफिट्स हैं, जब आप काली मिर्च उसमें थोड़ी सी डालते हैं और जब आप उसको कंज्यूम करते हैं तो आपको फिर उसके हल्दी के पूरे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपने फॉर एग्जांपल क्या उसको कहते हैं, जैसे कि अगर आप दूध पी रहे हैं लेकिन आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपको कैल्शियम के कोई फायदा नहीं होगा, आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। उसी तरह से हल्दी तो लोग डाल देते हैं, बस 1 चुटकी काली मिर्च डालें, आपके खाने का टेस्ट नहीं चेंज होगा लेकिन उसके बेनिफिट सारे आपको फिर मिलेंगे। और हल्दी तो वैसे ही एक हीलिंग चीज़ है। और आप देखें कि वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग
इसके कैप्सूल बना बना के खाते हैं क्योंकि उनके खाने में नहीं डलता उनके खाने में, वेस्ट में तो डलती नहीं है हल्दी उनके खाने में, तो हमारे यहाँ खाने में डलती भी है और हमें इसको प्रॉपर तरीके से फिर यूटिलाइज करना चाहिए। वो कैप्सूलों में खा रहे हैं, हम तो अपने खाने में डाल के जस्ट लिटिल बिट ऑफ काली मिर्च आप डाल दें, चुटकी, कोई नहीं कह रहा कि आप लार्ज अमाउंट्स डालें। ये आपका टमाटर आ गया अब इसके अंदर। अब आपका खाना अगर हम कहें कि ऑलमोस्ट डन है तो ये बात गलत नहीं होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या है शेफ, क्योंकि हम फिर ब्रेक की तरफ हाँ जी, बस इसको हम कवर कर दें, इतनी देर में ये कीमा भी गल जाएगा और टमाटर का पानी जब खुश्क होगा तो इसमें हम अपना ये डालेंगे करेले और साथ हम डाल देंगे दही, ठीक है जी। और उसके बाद दही का पानी ड्राई होगा तो हम ये प्याज और टमाटर डाल के 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट दम पे रखेंगे और बस धनिया डाल के हम इसको डाल लेंगे। अमेजिंग। तो हमारे करेले और कीमा जो है वो अगर मैं कहूँ कि 90% डन है तो ये बात गलत नहीं होगी। मेन काम तो उसका हो गया, बस अब असेंबलिंग है। जैसे ही हमारा ये थोड़ा सा कुक हो जाता है टमाटर के साथ, अब आप पे डिपेंड करता है आपने कितना उसको करना है कुक, कितना नहीं, लेकिन टमाटर का पानी ड्राई होने दें, वरना जब आप दही डालेंगे ना तो उसके साथ वो अजीब सी कॉम्बिनेशन बन जाएगी। सो उसका पानी ड्राई होने दें, फिर उसमें दही डालें, दही का कुछ पानी रिड्यूस होने दें और बहुत मज़े के आपके करेले कीमा तैयार हो जाएगा। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वापस आएंगे एक ट्रिब्यूट हमने भी अपनी तरफ से तैयार किया है डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल के लिए, तो वो हम देखते हुए आएंगे और हमारे साथ एक पूरा पैनल ऑफ गेस्ट्स होगा, उनसे बातचीत करेंगे इकबाल के बारे में। मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। डॉक्टर सर अलामा मोहम्मद इकबाल को छोटा मुंह बड़ी बात, बड़ी ही अजीम हस्ती जिनको हम ट्रिब्यूट पेश करने की व्यूअर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए भी एक बड़ी ब्रिलियंट पर्सनालिटी आज हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर, एक बहुत ही लर्नड पर्सनालिटी। आप इनको एज अ कॉलमिस्ट भी जानते हैं, एज एन एनालिस्ट, एज अ राइटर, एज अ रिसर्च स्कॉलर एंड एज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट। खालिद महमूद रसूल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी इनवाइट करने का। थैंक यू सो मच सर। कैसे हो सकता है कि हम इतनी बड़ी हस्ती की बात करें और फिर किसी बड़ी पर्सनैलिटी को ना बुलाएं, और ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है हम जैसों के लिए कि जिसकी बात कर रहे हैं उनके बारे में कौन आगे बात करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मैं इस काबिल होती तो मैं ही कर देती, तो अगर मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप सोच लें व्यूअर्स हम किस ब्रिलियंट पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, ख़ास अल्लाह वाले जो लोग होते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई जिन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया है, स्पेशली जब हम बात करें इकबाल की व्यूअर्स, क्योंकि ख़ुद भी एक रेनाउन इकबाल स्कॉलर है, डायनामिक पब्लिक स्पीकर हैं, फेमस यूथ एक्टिविस्ट हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह पीएचडी तो अपनी कर रहे हैं, उनकी एक जर्नी कंटिन्यू कर रही है और जब हो जाएगी तो तब उनके नाम के साथ हम डॉक्टर भी लगाएंगे, लेकिन एमफिल गोल्ड मेडलिस्ट ज़रूर हैं ज़ैद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो ज़ैद हमेशा ये होता है कि जब सीनियर हमारे साथ होते हैं तो बात का आगाज़ हम उन्हीं से करते हैं, लेकिन सर की इजाज़त से आपकी अचीवमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि आपसे ही बात का आगाज़ करेंगे। अब इस गोल्ड मेडल को मैंने क्यों मेंशन किया, वो भी आज के दिन आप ही बताएं। जी बिल्कुल, ये असल में मैंने एमफिल में जो है इकबाल पर ही मेरा मौजू था और मैंने इस अपनी तहकीक में ये साबित किया कि इकबाल इस पूरी दुनिया में एक ऐसे मुफक्किर हैं जिन्होंने इजाद व तख्लीक पर बहुत ज़ोर दिया। मेरा जो मौजू था एमफिल में वो इकबाल का तस्वुर ईजाद था, तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में मैंने इकबाल के इस मौजू पर एमफिल में टॉप किया है और साथ में टॉप करने का तोहफा भी तो दिखा देना। ज़ैद भाई कसम से मुझे समझ नहीं आती, हम मीडिया वाले हमें कोई गलती से भी कह देते हैं वेल डन तो हम उस वेल डन की वीडियो चला चला के झल्ले हो जाते, देखे हमें किसी ने वेल डन का, इधर गोल्ड मेडल मिला हुआ दिखा ही नहीं रहे, भाई दिखा भी दें। जी जी बहुत शुक्रिया, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली जिस पर्सनैलिटी के आप फैन हैं, फॉलोअर हैं,
वो खुद इतने आजिज थे, जी उनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आजिज़ी था। वो आप उनकी लुक में, उनके लिबास में, उनके लाइफस्टाइल में, मतलब ये बात तो व्यूअर्स सब जानते हैं कि इकबाल का एक बड़ा स्पेसिफिक तरीका था काम करने का। बल्कि जैद भाई ने मुझे फर्दर डिटेल में बताया था कि खालिद साहब काम उतना करते थे जितनी घर की ज़रूरत होती थी। अब अगर वो 4 दिन में मुकम्मल हो जाते पैसे या 10 दिन में होते, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक बहुत फेमस वकील थे और लोग आपको सीक आउट करते थे। सो बीइंग अ फेमस लॉयर आप इतने केसेस उठाते थे जितने आपको ज़रूरत होती थी घर चलाने के लिए। उसके बाद आपका सारा काम अपनी राइटिंग, फ़िलॉसफी, जो आपकी नशिस्तें होती थी डिस्कशंस की, उस पर गुजरता। जी, इसमें बिल्कुल मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ। अल्लामा ने अपने ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में ना एक रुबाई लिखी अपने लोहे मज़ार के लिए, यानी कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो मेरी कब्र पर जो तख्ती लगे उस पर ये रुबाई लिख दी जाए। उस रुबाई से जो है ना वो इकबाल की जो कसर नफसी है, वह दरवेशाना पहलू नज़र आता है। वो हुआ ये कि अल्लामा के इंतकाल से कबल ही उनके दोस्त, दरीना दोस्त सर राहत मसूद का इंतकाल हो गया, तो अल्लामा ने वो रुबाई उनको पेश कर दी उनके लोहे मज़ार के लिए। तो हिंदुस्तान जाएँ तो आज भी सर रास मसूद के वो कब्र पर वो रुबाई लिखी हुई है। वो रुबाई क्या है? नए पेवस्तम दरी बुस्तान सरादिल ज़ेबंद ईन आन आज़ादे रफ्तम चू बाद सुब गर्दीदम दमीचन गुलान रा आबो रंगी दादे रफ्तम, कि मैं इस दुनिया में आया हूँ पर मैंने इस दुनिया की किसी भी चीज़ से दिल नहीं लगाया। मैं तो सुबह के हवा के झोंके की मानद आकर इस चमनिस्तान को तरोताज़गी, शादाबी, आबो रंग देकर चला गया हूँ, चला गया हूँ, चला गया हूँ। क्या बात है, बहुत व्हाट अ ब्यूटीफुल मतलब ओपनिंग फॉर खालिद साहब। जी सर। जी, अल्लामा इकबाल का जिस तरह आप ब्रेक में भी बात कर रही थी कि हमारे जो मशाहिर हैं चंद एक, उनके ज़िक्र के बगैर हमारी तारीख़ मुकम्मल नहीं होती और पाकिस्तान का वजूद और शनाख्त उनके बगैर मुकम्मल नहीं होता। उसमें अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा नाम है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, सर सैयद हैं और हमारे बाकी जो ज़ोमा है, जिसमें हमारे नॉन मुस्लिम लीडर्स भी बहुत जी, नॉन मुस्लिम लीडर्स में भी हमारे सारे जो है ना वो उसमें आते हैं। अच्छा, अल्लामा इकबाल का अगर देखा जाए तो उनका 2 पहलू हैं देखने के। एक तो ये है कि जब मुत्तहिदा पाकिस्तान था, हिंदुस्तान था, तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जब उन्होंने अपने ये फ़िक्री सफ़र का आगाज़ किया, उसके बाद फिर 1905 में इंग्लैंड जाते हैं, फिर PhD उन्होंने जर्मनी से की, फिर वापस आए। तो आप ये देखें कि वो उस वक्त का जो एक हिंदुस्तान था उसमें मुसलमानों की हालत ज़ार बहुत पस्त थी, और न सिर्फ मुसलमान में बल्कि पहले जंग अज़ीम के बाद आप देखें कि जो टर्की है वो सल्तनत का भी एक शिराज़ा जो है ना बिखर चुका था और पूरी मिल्लत इस्लामिया उस वक्त एक इंतहाई डिप्रेसिव कंडीशन में थी। अच्छा, उस दौर में ज़रूरत थी कि कोई ऐसे फ़िलासफ़र, ऐसी आवाज़ें हों जो कि हमारे माजी को हमारे सामने भी ला सकें, हमें तहरीक दे सकें, हमें जगा सकें और हमें आगे बढ़ने का जज्बा दे सकें, और हमें साथ खड़ा करें, ना कि हमें मज़ीद लड़ाई झगड़े और पस्ती की तरफ लेके जाएं। तो बजाय इसके कि उसमें कोई हमें एहसास कमतरी हो या हम उसमें एक डिप्रेशन में जाएं, उसमें बजाय इसके कि उसमें खुद एतमादी दी जाए। तो इस आलम में अल्लामा इकबाल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उनकी जितनी शायरी है और उसके अलावा जितनी उनकी गुफ्तगू है, जो उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस है लोगों के साथ, उसमें उस कौम में वो एक खुद एतमादी उन्होंने एक सबक दिया, खुदी का सबक दिया। उसमें फिर ये है कि उनका शिकवा और जवाब शिकवा अगर पढ़ें तो वो दोनों तरफ के जवाज़ आते हैं कि ये जो हमने अपनी एक विक्टिम हुड का अपने ऊपर बसाया हुआ है, नहीं, उसके बाद जवाब शिकवा में पूरा उसका जो एक सामने चीज़ आती है। तो उस एतबार से अल्लामा इकबाल का उस मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अपने बेटे तक को जावेद इकबाल साहब को, तो ये देखिए कि मतलब आपने अगर गाइडेंस एट लार्ज दी जी, तो अपने घर पे भी फोकस रखा। जी, अक्सर ऐसे लोग जब हम देखते हैं इस तरह के जो पहुंची हुई पर्सनालिटीज़ होती है, जिनके पास नॉलेज बहुत होती है, उनका टोटल फोकस वर्ल्ड एट लार्ज हो जाता है, वो घर भूल जाते हैं। नहीं, आप इसमें बड़ी अहम नुक्ता आपने कहा कि जहाँ उन्होंने पूरी दुनिया के लिए अपनी शायरी, अपना पैगाम, अपनी फ़िक्र जो है ना उसको पहुँचाया, उसमें आप देखिए कि जावेद इकबाल की जो तालीम और तरबियत और उसके बाद फिर इनकी जो छोटी बहन थी मुनीरा, जो उनकी साहिबजादी थी, क्योंकि उनकी वाइफ का जब इंतकाल हो गया तो अल्लामा उस पर बहुत देर परेशान रहे कि ये मेरी बेटी है। उस वक्त इनकी मुनीरा की उम्र जो है ना वो हार्डली गालिबन 7 साल थी, ऐसी कुछ थी। तो उसके लिए वो उन्होंने काफ़ी तरद्दुद करके और काफ़ी तगोदो और तलाश के बाद वो गवर्नेंस जो है ना वो लेके आए और उनके सपोर्ट उसको किया। और वो अगर उनकी किताब पढ़ें, उनकी यादाश्तें भी आ चुकी हुई हैं, तो उन यादाश्तों में आप देखेंगे कि वो कितना कंसर्न होते थे कि वो दिन में कई बार जो है ना वो मुनीरा
के बारे में पूछते हैं, खाना खाने का, पढ़ाई का, और ख़ास तौर पे उसकी तालीम और तरबियत का। जब वो मुनीरा वहाँ से वापस आती तो ये आपका बड़ा उम्दा नुक्ता है कि ये अजीम लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपनी अज़मत, जो अजीम पैगाम है उसको बाहर की हद तक नहीं, बाहर की दुनिया की हद तक नहीं, बल्कि घर में भी उन्होंने इसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ज़ैद, क्योंकि असल लीडर तो वो है जो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ घर पे भी दिखाए ना। अक्सर लोग, मैंने देखा है अनफॉर्चुनेटली, कि लोग क्या कहते हैं, ओ ये तो अल्लाह वाले लोग हैं, तो मलंग लोग हैं, और जस्टिफाई कर देते हैं अगले का घर की तरफ तवज्जो ना देना, राइट। बट इकबाल ने घर पे भी तवज्जो दी, आवाम के लिए भी, एंड देन जो उनका मैसेज था, मुझे खूबसूरती सबसे ज़्यादा इस बात में लगती है कि देखें पाकिस्तान बनाने का ख्वाब कहाँ से है। मैं बड़े बेसिक लेवल पे बच्चों वाली बातें करूँगी। क्यों? क्योंकि मुसलमान और हिंदू जो बड़े अरसे से साथ रह रहे थे, अब वो साथ नहीं रह पा रहे थे। वजूहत की क्या थी, किसने गंद डाला, क्या किया, वो छोड़ दे, अभी इन दोनों की बात करें। हिंदू मुस्लिम का मसला चल रहा है, अब पाकिस्तान बनाने की बात हुई, लेकिन इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा कि पाकिस्तान अगर बनेगा तो फिर यहाँ पे हिंदुओं के साथ ज्यादती नहीं हो सकती, क्रिश्चियन के साथ ज्यादती नहीं हो सकती, रंग, नस्ल, बैकग्राउंड, बोलने का अंदाज, किसी चीज़ पे फ़र्क नहीं होना चाहिए। वरना ये भी तो पैगाम दिया जा सकता था ना कि आओ मुसलमानों आगे बढ़ो। इंसानों को कहा गया कि जो जो हमारी बात के साथ अग्री करते हैं, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, आए, आपको पाकिस्तान में वो तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा जो यहाँ पे या तो मिला नहीं या अब नहीं मिलता। चीज़ है क्या कहें? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की तरफ निशानदी की। इकबाल ने जिस इस्लामी फ़लाही रियासत का तस्वुर पेश किया था, उसमें तमाम शहरियों की माल, जान, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी थी। आप देखें कि कायद आज़म को एक ख़त में वो मुस्लिम लीग का जब मंशूर तरतीब दे रहे थे, तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मुस्लिम लीग के मंशूर में ये शामिल करें कि हम एक ऐसी रियासत कायम करना चाहते हैं जहां आम लोगों की, शहरियों की जो है वो रोटी का मसला हल किया जाएगा, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। एक फ़लाही खाका पेश किया था। तो आप देखें इकबाल जो है आज तकरीबन कोई 100 साल से ज़ायद इकबाल को हो चुका है, लेकिन इकबाल ने जितनी भी पेशन गोइयाँ की, जिस तरह पाकिस्तान बनाने की, ये खुतबा इलाहाबाद 1930 में, मैं समझती हूँ ये पेशन गोई थी उनकी, कि मैं ये देख रहा हूँ कि जल्द बदेर मुसलमान इन इलाकों में एक अलग रियासत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब मुसलमानों को चाहिए कि वो कोशिश करें, तहरीक चलाएं और वतन हासिल करें, और यही हुआ। कलील अरसे के बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, जिसे लोग कहते थे कि ये तो एक ख्वाब है, ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। लेकिन देखें, जब ख्वाब पूरा करने की कोशिश करते हैं, अब देखिए इकबाल तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपना वो जो एक फाउंडेशन है अपने ख्वाब की, वो छोड़ गए। क्या आज हम हमेशा कहते हैं कायद के पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो क्या हम इकबाल के पाकिस्तान में अब रह रहे हैं? ये एक मेजर सवाल है जिसको खालिद साहब कवर करेंगे ब्रेक के बाद, कि हम हमेशा कायद के ख्वाब की बात करते हैं, तो इकबाल का ख्वाब क्या था, और उस ख्वाब को रियलिटी बनाने के लिए आपने बड़े एफर्ट्स किए, इस पॉइंट तक भी कि आपने कायद आज़म को वापस कन्विंस किया कि आ जाए। कायद डिसहार्ट होकर, डिसअपॉइंट होकर चले गए थे। उनको अल्लामा का बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है इसमें, उन्हें दोबारा वापस लाना, ये भी एक बड़ी बात है। तो हम ब्रेक के बाद खालिद साहब से ज़रा एक विजुअल पर्सपेक्टिव लेंगे कि किस किस्म का पाकिस्तान चाहते थे और कौन सी कमियां हमारे एंड पे रह गई। बड़े लोग तो नहीं कमियां छोड़ते ना, वो हम ही करते हैं, तो उनको कैसे कवर किया जा सकता है, इस पे बात करेंगे। देखें, क्या ख्वाब था वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसको रियलिटी कैसे बना सकते हैं, आज की गुफ्तगू में फ़ायदा हमें इसी चीज़ का होगा। तो ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। वैसे तो हमें हर रोज़, हर दिन, हर लम्हा अल्लामा इकबाल को ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, क्योंकि इकबाल का ख्वाब ही है जिसको हम जी रहे हैं अब। तो हम क्या, हमारी अगली जितनी भी जनरेशन्स एग्जिस्ट करती हैं आखिरत तक, उन सब को याद भी करना चाहिए, और ट्रिब्यूट पेश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उनकी तालीमात को फॉलो करना
और आज की दुनिया, आज की मॉडर्न ज़िंदगी के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करना। किचन में जल्दी से नज़र डालेंगे। जी हाँ शेफ़ नूर जी, हमारे करेले कीमा और बिल्कुल रेडी हैं, और साथ में रायता और साथ फ्रेश सैलड। थैंक यू सो मच शेफ़ नूर। और व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हमारे एक बहुत ही प्यारे साथी जिनसे बड़ी देर बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। कुछ साल पहले जब हमने पूरा एक महीना जो है इकबाल से रिलेटेड गाइडेंस, बातचीत, हर रोज़ हम कोई ना कोई टॉपिक उठाते थे, तो उस दौरान हसन रज़ा इकबाली ने हमारा बहुत साथ दिया। खुद भी एक इकबाल स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम। बेटे क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। माशाल्लाह, आज तो लुक भी वही बनी हुई है। जी माशाल्लाह। तो हसन, आप आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके बाद हमने खालिद साहब के पास जाना है, क्योंकि हमने ब्रेक से पहले वादा किया था कि अब वो हमें गाइड करेंगे कि फिर हम इकबाल का पाकिस्तान को कैसे बनाएं। तो आज के दिन की मुनासबत से हसन आप क्या कहेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि अल्लामा की जो बुनियादी कुतब दो हैं, मसनवी असरार खुदी और मसनवी रमूज़ खुदी, असल अल्लामा ने अपना पूरा पैगाम जो है इन दोनों मसनवियों में दिया है। अब इस जो असरार खुदी और रमूज़ खुदी का अल्लामा का जो आफाकी कलाम है, पैगाम है, वो पूरी कौम के लिए था। तो मैं समझता हूँ कि असरार खुदी की जो बुनियाद है वो कलमा तय्यबा के पहले जुज़्व ला इलाहा इल्लल्लाह पे है, और रमूज़ खुदी की बुनियाद जो है वो कलमा का जो दूसरा जुज़्व है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बुनियाद पर है। यानी कि एक फ़र्द को जो है, यानी कि वो चाहिए कि वो अपने अंदर खुदाई एट्रीब्यूट्स पैदा करे। वो खुदा की सिफ़ात जब अपने अंदर वो उसका इंतज़ाब नहीं करेगा, उसको अपने अंदर जो है मुतशक्ल ना करेगा, तब तक वो फ़र्द कामिल नहीं बन सकता। जिस तरह अल्लामा ने कहा, कहारियो, गफ़ारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। यानी इकबाल जो है उसका ताल्लुक़ जो खुदी का है वो खुदा के साथ जोड़ते हैं कि खुदा की खुदी जो है इंसानी खुदी के साथ जब हम वो मुतवस्सल होती है, मुतसिफ़ होती है, तो वो उसकी जो है वो खुदी जो है वो बेदार होती है और उसकी तकमील होती है। इसी तरह अल्लामा साहब ने जो दूसरा तसव्वुर दिया है, इसमें अल्लामा ने खुदी का जो है तसव्वुर जो है वो इश्क के साथ दिया है। अब कौम को, और मेरा पैगाम इकबाल के लिए का जो है वो ये है कि इश्क क्या है। इश्क को अल्लामा ने ये बयान किया कि किसी शय को अपने अंदर जज्ब करके उसे जुज़्व हयात बनाकर अपना लेने का नाम इश्क है। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, किसी शय को अपने अंदर जज्ब करना यानी पैशन, और उसको जुज़्व हयात बनाना यानी ये पर्पज़ है, मकसद है, फिर उसे जुज़्व हयात बनाकर अपना लेना जो है ये अमल है। यानी इकबाल के यहाँ इश्क जो है वो पैशन यानी जज्बा, फिर उसको मकसद की शक्ल देनी है, मकसद के बाद जब उसको आप अमली ज़िंदगी में उतारेंगे, मुतशक्ल करेंगे, तो ये इश्क है। इसमें हज़रत अल्लामा ने इल्मुद्दीन गाज़ी की एक मिसाल पेश की है। यूसुफ सलीम चिश्ती अल्लामा के शारे हैं, असरार की से लेकर जो है अरमगान तक तमाम शुरू उसने लिखी हैं। उन्होंने एक दफ़ा अल्लामा से पूछा कि आपका इश्क का जो तसव्वुर है, अगर वो अमली शक्ल के अंदर कोई अब जो मौजूदा अहद के अंदर उसकी कोई ताबीर हो सकती है, तो एक मुसलमान को गाइड करने के लिए क्या है? तो हज़रत अल्लामा ने बनाया कि इल्मुद्दीन गाज़ी की जो है सबसे पहले उनके अंदर जिस जो है वो रसूलुल्लाह का इश्क का जज्बा पैदा हुआ, वो जज्बा जो है जब वो मकसद बना कि मैंने राजपाल को कत्ल करना है, ये उसने अपनी ज़िंदगी का मतमा नज़र उसका मकसद बन गया। अब जब उसने राजपाल को कत्ल कर दिया उस मतलब यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को, तो वो अमली शक्ल थी, यानी वो पैशन, वो मकसद बना उनकी ज़िंदगी का। फिर उसने अपने हासिल याद अमल करके जो है वो इश्क को वो है पूरी तरह वाज़े कर दिया। यानी जब खुदी जो है वो इश्क से मुस्तहकम होती है, यानी उसकी जो बुनियादी अफराद की जो मतलब यानी कि खुदी का जो सिलसिला है वो इश्क से जो है मुस्तहकम होता है। फिर आगे अल्लामा साहब ने जो है वो सिलसिला रमूज़ बखुदी में जो बयान किया है वो ये है कि नबूवत से जो है मिल्लत की तश्कील होती है। अब हज़रत अल्लामा ने नबूवत की तश्कील और तासीस के लिए जो बुनियादी तीन जो मतलब यानी कि उसमें बयान किए हैं, सबसे पहले हुर्रियत है, उसके बाद मुसावात है, उसके बाद अखुवत है। इकबाल कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिल्लत तश्कील की मदीना के अंदर, उसकी बुनियाद तीन उसूलों पर थी। ये सैगाना उसूल जो सबसे पहले हुर्रियत, दूसरे नंबर पे अखुवत, तीसरे नंबर पे मुसावात। हज़रत अल्लामा ने ये फ़लसफ़ा जो है वो कौम को दिया कि एक कौम जो है वो अपने आप को किस तरह जो है वो मिल्लत को जो है पूरे अक़वाम आलम के अंदर जो है वो बेहतर बना सकती है। तो उस हवाले से फिर जो है बिल्कुल सही। और हसन की इसी बात से आपके पास वापस आएंगे सर। अभी जब बात कर रहे थे हसन, तो मेरे जहन में अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे आपके बच्चों की। देखिए, इकबाल का ख्वाब ये था कि हर इंसान अपनी सोच और अपनी थॉट को, जैसे कि आप खुद फ़िलासफ़र थे, तो हर बंदा अपनी राइट में खुद फ़िलासफ़र बने। अब फ़िलासफ़र तो वही बनेगा ना जिसकी थॉट प्रोसेस, जिसकी थिंकिंग, जो तालीम याफ्ता होगा, जो तालीम हासिल करने के लिए अगर चीन तक भी जाना पड़े तो जाएगा और अपने आप को ग्रूम करके एक फंक्शनल मेंबर ऑफ सोसाइटी बनेगा।
अब हर माँ और बाप अपना हिस्सा ऐसे डाल सकता है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे टोटल फोकस करे, जैसे आपने अपने तीनों बच्चों का किया। ना सिर्फ उनको पढ़ाया लिखाया बल्कि उनको इतना इनकरेज किया कि वो बाहर से डिग्रीज भी लेके आए और स्कॉलरशिप्स भी मिली। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप ज़रा गाइडेंस दें हमें देखिए अल्लामा इकबाल की एक शख्सियत प्रैक्टिकल को- पर्सपेक्टिव जी से। हम फिलोसॉफिकल भी करेंगे बट प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। अच्छा, एक तो मैं ये अपने बड़ी आखिर पे जो बात की, जो भी इकबाली साहब ने बात की ना कि उनका जो पैगाम है मसनवी में, अच्छा उसमें हुर्रियत भी है, मसावात भी है, अखुवत भी है। अच्छा यही तीन चीज़ें जो है वो एक फ़लसफ़ा है। शायरी में बयान होगा तो वो डिफरेंट तरीके से होगा। अच्छा अल्लामा की अगर आप जो उनकी नसरी है, उनके काफ़ी खतूत हैं जो अकबर अलाहाबादी के नाम हैं जी। उसके अलावा जो उनकी महफ़िलों की रुदायत है जो नज़ीर नियाज़ी साहब ने 2 जिल्दों में मौजूद है। उसके बाद फिर सैयद फ़कीर वहीदुद्दीन ने रोज़गार फ़कीर के नाम से तरतीब दी है। अच्छा उन सारे में जो ये रुदात सामने आती है वो ये है कि वहाँ अल्लामा इकबाल का जो एक है तर्ज़ अमल वो इंतहाई प्रैक्टिकल है। जिस तरह आपने जावेद इकबाल की तालीम और तरबियत की बात की, उन्होंने मुनीरा के लिए किया। अच्छा उसके अलावा ये देखिए कि अल्लामा इकबाल इंतहाई प्रैक्टिकल थे। 1903 में उनकी पहली किताब आती है इल्मुल इक्तिसाद, जब वो पढ़ा रहे थे तो वो डॉक्टर मुमताज़ हसन जो इकोनॉमिस्ट है उनके बकौल उर्दू में ये इकोनॉमी के ऊपर, मईशत के ऊपर पहली किताब थी। अच्छा उनका जितना भी बाद में कलाम है उसमें आप देखेंगे तो एक तो उनमें है ये कि खुदी और अपनी शनाख्त और अपने जो माजी है उसके ऊपर हमें फ़ख्र होना चाहिए, एक खुद एतमादी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 वो इस चीज़ पे कॉन्शियस थे कि उस ज़माने में जिस तरह कैपिटलिज़म का ग्रोथ हो रहा था, उसके अलावा कम्युनिज़म आया, मार्क्स और लेनिन का जो एक बहुत ज़्यादा दौर था, उस पे उन्होंने क्रिटिक भी लिखी और उसकी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट भी किया। उनका एक बड़ा मशहूर मिसरा है कि उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है। तो वो इस चीज़ पे कॉन्शियस थे कि इस वक्त दुनिया में जो इंतशार का आलम है, इसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है उसमें मुसलमान अपनी मकाम बना सकते हैं। उसमें थ्रू आउट जो उनकी एफ़र्ट रही है, उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि हमें एक ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाहिए जिसमें दहकान को रोज़ी मुयस्सर होनी चाहिए, जिसमें मज़दूर जो है उसका खूने ना जो उसका मज़दूरी है उसको फेयर जो है ना वेजेस मिलनी चाहिए, और हमें मजमूई तौर पे एक ऐसा सोसाइटी बनानी चाहिए जो कि मजमूई तौर पे मसावात की तरफ हो और दुनिया की पेशवाई कर सके। उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, ये समझ लीजिए कि वो अगर 100 साल पहले अगर मिसरा कहा गया था तो आज जहाँ दुनिया खड़ी हुई है यही है। और आज के बच्चों के लिए और हमारे लिए भी प्रैक्टिकल यही चीज़ है कि हमें सबसे पहले अपने एक तो इरफान होना चाहिए, फ़हम होना चाहिए, खुद एतमादी होनी चाहिए खुदी, और उसके बाद ये कि अपने इक़्तिसादी हालात को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की ज़रूरत है, ईजादात की तरफ जाने की ज़रूरत है, और सोच समझ के इस दुनिया में अपने एक मकाम को हमें रीगेन करना है जो पास्ट की ग्लोरी है। बिल्कुल सही। जैद भाई आप कुछ इस बात में ऐड करना चाहेंगे क्योंकि फिर हमें ब्रेक की जी, तरफ जिस तरह सर ने इजादात करने का कहा है तो अल्लामा वो वाहिद शायर हैं कि जो इजादात और तख्लीक़ात करने पर बड़ा ज़ोर देते हैं। फरमाते हैं जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ़ उसका ज़माना, कि ये आलम ईजाद है, नित नई इजादात आ रही हैं। अगर अक़वाम आलम की सफ़ में हमने इज़्ज़त और वक़ार का मुकाम हासिल करना है तो हमें इजादात करनी पड़ेंगी। इकबाल फरमाते हैं लज़्ज़त इजादो नमूद अज़ दिल रवद आदमी अज़ ख़ीश्तन गाफिल रवद, कि जिस किसी इंसान के अंदर इजादात करने का, तख्लीक़ात करने का जो ज़ौक़ है वो ख़त्म हो जाए तो वो अपनी असल से गाफिल हो जाता है। असल क्या है? वो समझते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया है कुन फ़याकून कह के, यानी हो जा, तो फिर वो तख्लीक हो जाता है। अब बतौर नाइब इलाही बंदे ने भी वो काम सर अंजाम देने हैं कि वो जो चाहता जाए फिर वो तख्लीक होता जाए। फरमाते हैं अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्र आदम है ज़मीर कुन फ़का है ज़िंदगी। फिर एक जगह अल्लामा फरमाते हैं हर के ऊरा कुव्वत तख्लीक नीस पीछे माँ जुस काफिर व ज़िंदीक नीस, कि जो कोई इंसान इस दुनिया में तख्लीक नहीं करता, इन्वेंशंस और इनोवेशंस नहीं करता, मेरी नज़र में वो काफिर व ज़िंदीक के सिवा कुछ नहीं है। तो अल्लामा जो है हमें इजादात करने का, तख्लीक़ात करने का बड़ा ज़ोर देते हैं। फिर वो हमें कहते हैं कि इससे क्या होगा, इंसान खुददार और ख़ुद मुख्तार हो जाएगा। फरमाते हैं चुन हुबाब अज़ गैरत मर्दान बाश हम बे बहर अंदर नगू पैमाने बाश, के खुददारी और ख़ुद इनसारी का सबक तुम उस बुलबुले से सीखो जो समुंदर में रहते हुए भी अपना कासा उल्टा रखता है। यानी वो यूँ नहीं रखता, वो क्यों उल्टा रखता है कि वो पानी का एहसान भी गवारा नहीं करना चाहता। इस तरह इकबाल जो है वो एक जगह और फरमाते हैं कि ख़ुद फरूद है अज़ शुतर मिसले उमर अल हज़र मिन्नत गैर अल हज़र, कि तुम हज़रत उमर की तरह उस तरह खुददारी और ख़ुद इनसारी अपनाओ कि वो किसी सफ़र पर जा रहे थे तो उनके हाथ से ताज़ियाना गिर गया, तो वो ख़ुद सवारी से उतरे, पास खादिम था,
ये इस खादम से उन्होंने ताजियाना उठाना भी नहीं चाहा। वो खुद इनसारी इस कदर अपनाते थे कि वो खुद सवारी से उतरे और अपना जो है वो ताजियाना उठाया। तो अलामा हमें कहते हैं कि आज के दौर में अगर हमने तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल होना है, हमें खुददारी, खुद इनसारी, गैरतमंदी और अपनी खुद ही को आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्लोजिंग पॉइंट्स अपने तीनों गेस्ट से ज़रूर लेंगे। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी कि इलामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी को उसी तरह जिया जिस तरह वो आप लोगों को गाइड करते थे। आप देखें कि दुनियावी मामलात, घरेलू चीज़ें, वकालत, उन चीज़ों से घर को मेंटेन करना, पैशन, पोइट्री, राइटिंग, उसको उस वक्त परसू करना जब अपनी घरेलू और बाकी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेना, और फिर दीन दुनिया को साथ लेके चलने का एक बहुत ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वैसे तो हम एक ऐसी हस्ती की बात कर रहे हैं कि हम जितनी भी बात करें कम है, और बार बार कह रही हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात। हमारे साथ है हसन रज़ा इकबाली, हमारे साथ ज़ैद हुसैन है, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही ब्रिलियंट खालिद महमूद रसूल हमारे साथ है। तो गुफ्तगू हम खालिद साहब के साथ कंक्लूड करेंगे। जी हसन, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं उस बात को जो मैंने पीछे बयान की थी कि तौहीद से जो है वो सच्ची हुर्रियत पैदा होती है। बेशक। और हुर्रियत से क्या मुराद है? हज़रत अलामा के ने रमूज़े बेखुदी के अंदर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे से एक चैप्टर बनता है कि दर बयां ई के हुर्रियत इस्लामिया व सिर्र हादसा करबो बला, कि हर के पैमान हुवल वजूद बास्त, गर्दनशे हर बंदे माबूद रास्त, कि जिसने भी खुदा के साथ सच्चा अहद बांध लिया, पैमान बांध लिया, वो ग़ुलामी से जो है वो बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा, किसी की महकूमी में न रहेगा, आज़ाद हो जाएगा। ये सच्ची हुर्रियत है। तो हज़रत अलामा कहते हैं कि तौहीद से सच्ची हुर्रियत पैदा होती है। मैं समझता हूँ कि जब ये मिल्लत जो है, मिल्लत इस्लामिया, जब ये हज़रत अलामा के इन सैगाना उसूल को, जिसका मैंने जिक्र किया, अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी मजबूई हैसियत में, जिसको आपने तो बाकायदा अपनी ज़िंदगी का इस लेवल के हिस्सा बनाया कि आपके नाम के साथ भी इकबाली लिखा हुआ है, और ये उन्हीं की फैमिली से आपको इजाज़त मिली, राइट? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि मिल्लत की तश्कील और तासीस के लिए ज़रूरी है कि वो नबूवत और रिसालत का सही मफहूम समझें कि वो किस तरह हम मिल्लत की तश्कील और तासीस के लिए उसको बुनियाद पर कर इस मिल्लत को बेहतर और मुस्तहकम कर सकते हैं। अलामा ने फरमाया कि तौहीद से सच्ची हुर्रियत पैदा होती है। एक यानी कि सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि हम एक खुदा के एक होने का इकरार कर लें और ये नाकाफ़ी है, बल्कि इकबाल ने इसके अमली पहलू की तरफ इशारा किया कि तौहीद जो है, खुदा को एक मानने से हर इंसान जो है वो दूसरे की इंसान की ग़ुलामी से आज़ाद हो जाता है। और फिर जब वो आज़ाद हो जाता है तो ये सच्ची हुर्रियत यही है कि हुर्रियत से ये होता है कि जब हर शख्स इंसान जो है माबूदाने बातिल से आज़ाद हो जाता है, किसी की ग़ुलामी और महकूमी में नहीं रहता, तो उसके अंदर आज़ादी पैदा हो जाती है। वो आज़ादी जब एक मुतशक्किल अफराद के अंदर जब मुतशक्किल होती है तो मैं समझता हूँ कि मुसावात जो है, बराबरी पैदा हो जाती है। जब सब मुआशरे के अंदर, अफराद के अंदर बाहम बराबरी पैदा हो जाए, मुसावात पैदा हो जाए, तो उसके बाद फिर वो एक अरसे तक जो है उनके अंदर ख़ुव्वत और भाईचारा और मोहब्बत पैदा हो जाती है। हज़रत अलामा ने फरमाया कि ता क़यामत कते इस्तिबदाद कर, मौजे खूने ऊ चमन ईजाद कर, कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक के लिए इस्तिबदाद और जुल्म व सितम, आमरियत, फिसायत का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे खूने ऊ, उनकी मौज से जो है एक नया चमन, वो चमन जो तौहीद पर गामजन था, वो चमन जो किसी जुल्म, महकूमी, ग़ुलामी, फिसायत, आमरियत से बिल्कुल मुनज़्ज़ा और पाक था। तो मैं समझता हूँ कि इकबाल का ये पैगाम जो है कि मिल्लत इस्लामिया की तश्कील और तासीस के लिए जो नबूवत और रिसालत के अलामा ने 3 सैगाना उसूल कायम किए हैं, अगर मिल्लत इस पर मुंतज हो जाएगी, मुतशक्कल हो जाएगी, तो अक़वाम आलम के अंदर वो जो बात ज़ैद साहब ने की कि खुद इन्हिसारी और ये सारा जो है अमल वो बरूए कार आएगा। ज़ैद भाई, बेसिकली तो जो मुझे बात समझ आई है हसन भाई की बड़ी सिंपल अल्फाज में कि भाई हमें अपना पुलिस, अपना डिसिप्लिनेरियन, अपना सब कुछ खुद पुलिसिंग की तरफ जाना है, और जब कलेक्टिवली ऐसे लोग जमा होंगे तो आपको इदारों की और ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद एहतसाबी के थ्रू
खुद डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जी बिल्कुल, अल्लामा ही कहते हैं कि सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मा अपने अमल का हिसाब। ज़िंदा कौमें जो हैं वो हर लम्हा हर लहजा अपना एहतसाब खुद करती रहती हैं और अपने अंदर पैदा होने वाली खामियों को दूर करती रहती हैं। जिस तरह अभी हसन रज़ा ने कहा कि खुद ही जो है वो खुदा के रंग में रंग जाने का नाम है। तो इकबाल फरमाते हैं हर के बी हक जीस जुस मुर्दार नीस, गरचे कस दर मातम उजार नीस, कि मरा वो नहीं जो इस दुनिया से जा चुका है, मरा तो वो है जो इस दुनिया में मौजूद है लेकिन उसका रब ताला के साथ ताल्लुक़ और रब्त कायम नहीं हुआ, मरा वो है। तो अलामा जो है वो हमें खुदा के साथ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और फिर प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं। फरमाते हैं नौजवानों के लिए, आज के लिए जो मैं ये मैसेज समझता हूँ, कहते हैं दर शिकन आनरा के नायत साजगार अज ज़मीर खुद दिगर आलम बयार, कि जो माहौल जो निज़ाम तुम्हारे साथ साजगारी नहीं कर रहा, तुम्हें उसे दरम बरम करके एक नया जहान खुद से तश्कील देना होगा। तुम्हें खुददारी खुद इनसारी का सबक अपनाना होगा। अगर आ गई अस कैफ़ो कम खीश, यमी तामीर कुन अस शबनम खीश, दिला दर यूज़ा ये महताब ताकि शब खुदरा बर अफरूज अस दमे खीश। कहते हैं कि अगर तुम अपने आप से, अपने पोटेंशल से आगाह हो जाओ तो फिर तुम क्या कर सकते हो, शबनम के कतरों से एक नया समुंदर तामीर कर सकते हो। ऐ दिल तू कब तक चांद और सूरज की रोशनी की भीख मांगता रहेगा, तुम अपने ज़मीर की रोशनी से अपना जहान खुद मुनव्वर कर लो। थैंक यू सो मच सर। अब सर आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि दरिया को कूज़े में बंद करके हमारी गुफ्तगू कंक्लूड कर दें। देखिए जी, माशाल्लाह बहुत गुफ्तगू हो गई है। अल्लामा इकबाल की जो पैगाम है उसमें एक तो उसमें यही है कि अपनी एक ख़ुद आशनाई है, खुदी है, खुद एतमादी है, अपनी तारीख़ के साथ एक ताल्लुक़ है, उम्मत के साथ एक ताल्लुक़ है। दूसरे फिर ये है कि आज के नौजवानों के लिए और ख़ास तौर पे आज के माशरे के लिए उनके यहाँ ये है कि ये तहरीक है कि अपना जहान आप पैदा करो, उठो और अपना काम जो है ना वो करो। अच्छा, अब बज़्म जहाँ में अपना मकाम पैदा करो। अच्छा, फिर उनका जो एक क्रिटिक है कि किसी के पीछे आप इस निज़ाम के पीछे या इस निज़ाम के पीछे जाने की बजाय आप अपनी उस आफाकी निज़ाम के पीछे जाएं जो 1400 साल पहले आपको दिया गया और जिसमें ह्यूमन राइट्स का भी, इसमें माइनॉरिटीज़ का भी, इसमें जेंडर्स का भी और सारों का एक पास रखा गया। तो लिहाजा उसमें ये है कि अल्लामा का जो पैगाम है उसमें ये है कि मेहनत, अच्छा, फिर ये है कि अपना मज़दूर हो या औरत हो, सबका एहतराम और अपने आप के ऊपर खुद ही एतमादी। तो उनका जितना भी अगर प्रैक्टिकल लाइफ का और उनका नसर का भी देख लें तो वो उनके यहाँ एक मोटिवेशन है, खुद एतमादी है, आगे बढ़ने का एक जज्बा है। मेरे ख्याल में यही उनका बेसिक पैगाम है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए खुद एतमादी के साथ और दूसरों के बाहमी एहतराम के साथ। थैंक यू सो मच खालिद साहब, ज़ैद एंड हसन, खुश रहें, आबाद रहें। आज आपने अपने कीमती वक्त में से सलामत रहे, हमारे इकबाल के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अक्सर करते रहना चाहिए। इकबाल का पैगाम ऐसा है कि पूरे साल में इन्हें गाहे गाहे याद रखना चाहिए और हमें व्यूअर्स अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए कि नवंबर हो गया या जिस तरह अभी अप्रैल की आज डेट आ गई, डेथ एनिवर्सरी। मौके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मौके क्रिएट करने चाहिए। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ये हमारे हीरोज़ हैं, हमारे पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, हमारे सब कॉन्टिनेंट के हीरोज़ हैं। हम सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इन लोगों पे तो बड़े इंस्पायर होकर एक्साइट हो जाते हैं। जो असल हीरोज़ हैं उन पे भी थोड़ी तवज्जो दें तो शायद हम मज़ीद कामयाबी की तरफ गामज़द हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।